वो सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी इनके सपने हैं, उनको साकार करने के लिए बहुत प्रयास जो कर रहे हैं और बहुत सफलताएं इनको लगातार मिल रही हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिर्फ एक किसी कंपटीशन में नहीं, जितने भी नवयुवक किसी भी आज के समय पर प्लेटफॉर्म्स इतने हैं आगे बढ़ने के, उन सभी में ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके लिए आप और आपकी जो पूरी टीम है वो बधाई की पात्र है। अब मैं शुरू कहाँ से करूं, मेरी जर्नी से करूं, या फिर जो कुछ एक आपके प्रश्न है मन में कि क्या रहता है एक हमारे जो दिमाग में तैयारी करने से पहले, शुरू करने से पहले हमारे मन में जो संशय रहते हैं, कई प्रश्न उठते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं दोनों को मतलब सामंजस्य दोनों प्रश्नों का और दोनों जो क्वेरीज हैं उनका करते हुए आपके सामने मैं कुछ बताना चाहूंगी। आप ही की तरह एक बिल्कुल जैसे मेरे जो दादा दादी नाना नानी कहे, वो कृषि परिवार से अनपढ़, माता पिता फिर आगे बढ़े, पढ़ाई की और फिर उनको ये बात समझ में आ गई कि आगे बढ़ने के लिए सबसे जो जरूरी जरिया है वो पढ़ाई है। आगे आप किसी भी कई जरिए हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं, किंतु जो स्थायी, जो सबसे सही और जो सबसे परमानेंट और एक जो सम्मानीय जो एक रास्ता है वो है पढ़ाई। और उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलें हमेशा लगातार आपको आती रहेंगी, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी। अपने जो सपने हैं वो बहुत बहुत आगे अपने रखने हैं, ऊंचे रखने हैं और फिर उसी हिसाब से मेहनत करनी है। मैं भी आप ही की तरह जब इधर कुर्सी पे बैठी और सुनती थी तो मैं सोचा करती थी कि ये कौन है जो स्टेज पर ऐसे खड़े होकर और जो बोल रहे हैं, ये क्या खाते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, ये है कौन। एक सपना सा लगा करता था सब। उस समय पर जब मैंने MBBS MD की, उस समय पर हम मतलब यूँ करते थे कि दो ही प्रोफेशन थे, डॉक्टर या इंजीनियर। तो तब दिमाग में एक ही फितूर डाल लेगा, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे डॉक्टर बनना ही है। एक जो इसलिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पहला कदम है किसी भी चीज के लिए वो है दृढ़ निश्चय। अगर आपने सोच लिया मुझे ये करना ही है, तो वो आपका पहला सबसे मजबूत कदम है। अब सोच लिया, सोचते तो बहुत सभी, अब क्या करें। अब मुंगेरी लाल की तरह आंख खोल के अपने को सपने नहीं देखने। तब सीट भी बहुत कम हुआ करती थी MBBS की, किंतु ठान लिया तो जैसे और करके गए हैं हम भी तो कर सकते हैं। हम में क्या कमी है? अगर कोई कमी है तो वो मेहनत से पूरी की जा सकती है। मैं आपको मतलब मैं कहीं पर भी जाती हूँ, एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मेहनत से ओवरकम नहीं हो सकती है। कोई कमी मैं मानती हूँ कि कुछ में नेचुरल टैलेंट होता है जो एक बार किताब खोल के पढ़ ली और बिल्कुल सब याद हो गया, या फिर किसी की रीडिंग बहुत फास्ट है, या फिर कोई मतलब भूलता ही नहीं है, कुछ और ऐड ऑन करता है। मैं मानती हूँ ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे होंगे जिनमें कोई टैलेंट नहीं है और वो उस टैलेंट को मेहनत से पूरा कर सकते हैं। MBBS हुई, फिर MD हुई, फिर किस्मत से मेरा जो छोटा भाई है उसने कहा कि नहीं, वो इंजीनियर बना, क्योंकि तब बेटी डॉक्टर तो बेटा इंजीनियर ही हूँ, इस तरह से थे
2 बच्चे हैं तो अलग अलग प्रोफेशन में जो समय थे उसमें जाएंगे। फिर उसने कहा कि सिविल सर्विसेज करते हैं। तो जैसे आपके कितने सारे ऐसे माता पिता होंगे आपके जिन्होंने अपने बच्चों को कहा होगा कि नहीं IAS RAS इन परीक्षाओं में तो बहुत कम, मतलब ये लक की बात है कि वहां पर उसमें आपका सिलेक्शन हो। आप पहले अपना जॉब सिक्योर करें, पहले आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि हम भी लोअर मिडिल क्लास से थे जिनके पास और कुछ था नहीं। तो ऐसे ही मेरे माता पिता ने भी उसको कहा कि नहीं पहले जॉब सिक्योर करो, बाद में पता नहीं इसमें तो कितने वर्ष लग जाएंगे। बट उसने अपना रास्ता खुद ढूंढा और उसका सिलेक्शन हुआ। तब जाके आंख खुली, अच्छा ये हम ही जो बैठे हैं इन्हीं में से ही सिलेक्शन होता है, वो कहीं बाहर से नहीं आते। हम ही हैं जो इधर कुर्सी से उठकर और यहां मंच तक आए थे। तो जब आज तक इन्हीं में से उठकर आए हैं तो अब क्यों नहीं आप में से हर एक में वो जज्बा होना चाहिए यहां तक आने का। फिर जब वो छोटा था उसका हुआ तो कहा कि आपको भी देना चाहिए, मैंने दिया। अब आती है बात यहाँ पर, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, उसके लिए फिर जो दूसरा स्टेप है वो है तैयारी। अब आप तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी कैसे करें? इसमें मैं आपको सिर्फ कुछ मंत्र बताऊंगी जो मैंने किया। मैंने एक ही बारी में कर लिया था सिविल सर्विसेज, जबकि मेरा 2.5 साल का मेरा बच्चा भी था उस समय, मैं नौकरी भी किया करती थी, किंतु फिर भी कर लिया। उस चीज का मैं आज मूल मंत्र आपको देकर जाना चाहती हूँ। चूंकि पढ़ाई से तो मतलब यूं था कि अब जॉब करने लगे थे, परिवार में बस गए थे, तो अब कैसे? तो सबसे पहले UPSC का जो सिलेबस था वो प्रिंट आउट निकाल के, और जहां पर आप पढ़ रहे हैं उस दीवार पर, उसके सामने जो दीवार, उसमें टेबल पे चेयर के सामने जो दीवार थी उस पर चस्पा कर दिया। यही सिलेबस है और इसके बाहर से अगर आएगा तो कितना ही पढ़ लो बाहर सिलेबस के, उसमें आपको इतना, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से बाहर 5% मुश्किल से आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उस 5% के लिए अगर आप अपना 30% समय अगर व्यर्थ करते हो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत दिशा में आप जा रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उसी सिलेबस में अपने आप को लिमिट करें। आपने देख लिया ये सब्जेक्ट है, इसमें इस चैप्टर में ये है, ये चैप्टर आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और आप अपना जो उस सब्जेक्ट को उसी हिसाब से आप तैयार करें। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, प्लीज आउट ऑफ सिलेबस कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मत जाइएगा। फिर अब क्या करें? अब उस सिलेबस के हिसाब से, पहला तो है कि सिलेबस ध्यान हो आपको, दूसरा है कि उस सिलेबस के आपके पास नोट्स बने होने चाहिए। वो नोट्स आपके खुद के हाथ से आप बनाइएगा। उससे क्या होता है, हमारी इंद्रियां होती हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो आपकी सिर्फ एक इंद्रिया, मतलब 1 सेंस आपकी यूज होगी, किंतु अगर आप उसको पढ़ के समझ के और फिर आप लिखते हैं और फिर वापस उसी को पढ़ते हैं, तो वो चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक अपने हैंडराइटिंग में वो आपके कहीं ना कहीं माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है, और आप सिर्फ वही लिखते हैं जो महत्वपूर्ण होता है। तो स्पेशली जो आपके फिक्स्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो बार बार लगातार चेंज नहीं हो रहे, जैसे करंट अफेयर्स है, वो चेंज होता रहता है, वो तो समय के साथ हर महीने, हर वर्ष उसमें नई जो चीजें आती रहती हैं, तो उसके आप नोट्स ना बनाएं, लेकिन जो फिक्स्ड सब्जेक्ट्स हैं उनके आप अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बना के रख लें कि ये है मेरा। और उस समय जब आप नोट्स बना रहे हो तब 2-3 किताबें जो आपको चाहिए उनमें से आप इकट्ठा करके, कई किताबों में एक टॉपिक होता है, कई में नहीं होता, वो सिलेबस के हिसाब से आप देख लीजिएगा। कई किसी किताब में कोई अच्छा टॉपिक ये वाला दिया होता है, किसी में दूसरी किताब में दिया होता है, तो आप उन सब चीजों का सार बना के अपने पास एक रजिस्टर तैयार कर ले उन सब्जेक्ट्स का। अब फिर उसके बाद तीसरा,
जो मैं बताना चाहूँगी, उसी सब जो सिलेबस आपने तैयार किया है, सब्जेक्ट तैयार किया है, उसी को आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि सिलेबस इतना अधिक होता है। अगर आपने उसको बार बार रिवाइज आप नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो आप भूलने की आप में वो रहता है कि एग्जाम के दौरान इतने आप स्ट्रेस में रहते हैं कि कहीं आप उसको भूल ना जाए। तो वो अपने को गलती नहीं करनी है, हमें लगातार उसको ही रिवाइज करना है। और जैसे आप किसी एक टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको उसकी इन डेप्थ में आपको उसका पता चल जाता है कि ये है क्या। बार बार एक कोई आप पढ़ते हैं तो आपको कोई ना कोई नया नजरिया उसमें आपको पता चलता है। और साथ के साथ 2-3 टॉपिक्स को आपस में इंटरलिंक करने का आपको एक नया आयाम आपको उसमें मिलता है। क्योंकि जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें आपका एनालिसिस पावर आपका देखा जाता है, यूपीएससी हो या फिर अपना आरपीएससी हो, उसमें आपका एनालिसिस पावर क्या है कि अगर एक कोई कुछ होता है तो आप उसको कैसे दूसरे के साथ इंटरलिंक करके उसका समाधान कैसे आप निकाल सकते हो, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती है या फिर ज्योग्राफी ले लो, उसमें भी कितनी सारी चीजें, हमारी डेमोग्राफी ज्योग्राफी है, फाइनली हिस्ट्री है, तो उसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी आप दे रहे आंसर लिख रहे हैं सब्जेक्टिव, उसके नीचे अगर आप उसकी आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आप जोड़ देते हैं तो उसमें आप अलग ही अपनी तरफ से एक नया उस आंसर को एक फ्रेशनेस दे देते हैं, जो कि जो चेक करने वाला है या फिर जो इंटरव्यूअर है या फिर जो परीक्षा जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो यही चाहते हैं, वो आपसे यही आशा रखते हैं कि आप एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव दें। तो वो चीज आपको करनी है। फिर उसके बाद आपने ये सब तैयारी कर ली, फिर एग्जाम के दौरान सभी प्रेशर में रहते हैं। सॉरी, मैं तैयारी के दौरान एक चीज और कहूँ, हमें जब तैयारी हम कर रहे हैं तो हमारा एक अगर बेहतर होगा अगर हम एक पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन समझते हुए एक ग्रुप स्टडी ग्रुप बना रहे। एक मैं पढ़ रही हूँ, हमेशा जो टीचर होता है वो बच्चों से ज्यादा क्यों जानता है, इसीलिए नहीं कि उसने ज्यादा पढ़ाई करी, इसीलिए क्योंकि जब वो आपको समझाते हैं तो उनके दिमाग में कई न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शन बढ़ जाते हैं। तो वो पढ़ाने मतलब आप जब एक किसी दूसरे को आप बताते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे नए पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं। और जब ये रूटीन बन जाएगा ना कि नए पॉइंट्स आपके, वो जो बल्ब जलने लग जाएंगे आपके दिमाग में, एक रूटीन प्रोसेस हो जाएगा। फिर कोई भी अगर आपके सामने प्रश्न आता है एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उस समय भी वो बल्ब आपके चस जाएंगे और आप उसमें कुछ ना कुछ रेलेवेंट और अच्छा आप उसमें लिख पाएंगे। इसीलिए हम मतलब थोड़ा हम यूं सोचते हैं कि नहीं उसको पता चल गया ये पॉइंट तो कहीं वो मतलब आगे ना निकल जाए, एक हमेशा डर रहता है। मैं कहूंगी कि अगर आप सही मन से, सही अच्छी नियत से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, किसी और की भी मदद कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा आप खुद अपने आप को आप डेवलप कर रहे हैं। तो इसीलिए ग्रुप स्टडी, आपस में एक दूसरे को बताना, अगर आप 2 जन हैं तो एक टॉपिक करें, दूसरा टॉपिक करें, तैयार करें, और फिर एक दूसरे को आपस में आप समझाएं। उससे आप देखिएगा कि जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, टाइम बचता है और ग्रोथ आपकी बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो उस चीज पर आप प्लीज जरूर से जरूर फोकस करिएगा। फिर आता है एग्जाम का समय। एग्जाम के समय पर क्या, हम सभी प्रेशर में होते हैं। आप